अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। और अभी मैं हूँ खमौदा गांव में और आज बहुत ही स्पेशल डे है इंडिया के लिए। इंडिया के जो सबसे बड़े दो त्यौहार हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। आज रिपब्लिक डे है। आज ही के दिन से हमारा जो देश है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और हम लोगों को एक नया नियम मिला, नियम कानून मिला। क्योंकि इंसान अगर से नियम कानून से ना चले तो वो हैवान हो जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम बहुत जगह पे देख चुके हैं। और सिर्फ हमको नियम बनाना नहीं, नियम को इम्प्लीमेंट करना भी होता है। लेकिन पहले हम नियम ऐसा बनाए जिसमें सभी लोग हों। बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं हम। और जो हमारा देश है, इंडिया है, ये दुनिया का सबसे डाइवर्स देश है। हम 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, हमारा बोली चेंज हो जाएगा, हमारा धर्म चेंज हो जाएगा। हर चीज़ हमको अलग अलग दिखती है। इंडिया को एक वर्ड में कोई चीज़ डिफाइन करता है तो वो डाइवर्सिटी है। हज़ार तरीके, अरबों लोग यहाँ पे रहते हैं। और दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, धर्म है, वो सभी धर्म यहाँ पे मौजूद है। और उन सभी धर्म के लोगों को साथ में जोड़ के चलना ये कोई आसान काम नहीं है। और इस बहुत बड़े मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ हमको चाहिए वो है नियम कानून। और नियम कानून हमको जो दिए, उनमें जो सबसे बड़े नाम आते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम आते हैं। और उसके साथ साथ हम आज कुछ होमवर्क करके आए हैं, क्योंकि बात थोड़ी लंबी करनी है। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो लोग लगे थे उसमें 299 लोग थे, 299 बुद्धिजीवी थे, जो सभी लोग मिलके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और उसी को हर साल हम रिपब्लिक डे में बनाते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे जो 299 बुद्धिजीवी थे, उनमें जो सबसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, फिर BN राव, मौलाना आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद, जो सिवान के थे राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली की बात है कि सिवान के एक जो शख्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में भी थे। और अभी देश के मुद्दे पे फिर अलग से हम बात करेंगे कि अभी देश को बांटने की बहुत साजिशें हो रही है और बहुत हेट्रेट फैल रहा है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में। तो वो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। अभी भी बहुत से लोग हैं जो जोड़ने की बात करते हैं, बहुत से लोग हैं जो तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमेशा से चलते आ रहा है, हमेशा से चलते अभी भी चल रहा है और हमेशा चलते रहेगा। अब हमें देखना है कि हमें किस साइड रहना है, तोड़ने वालों के साइड रहना है, जोड़ने वालों के साइड रहना है या न्यूट्रल रहना है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम जोड़ने वालों के साइड में रहें। और इसी के सिलसिले में मदरसा में रिपब्लिक डे का आयोजन हुआ है, हमेशा होता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी इंतज़ाम हुआ है। और आइए जो पहले जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर के जो इंतजामी हैं उनसे बात कर लेते हैं। दोस्त मित्र सहपाठी कैफ सुल्तान भाई, आप कुछ यौम जमहूरियत और रिपब्लिक डे के बारे में कुछ बता दें। गणतंत्र दिवस, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी टीम सर्विस फाउंडेशन ट्रस्ट ने हर साल की तरह इस साल भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है खमौरा गांव में। इसमें लगभग 14-16 डॉक्टर आ रहे हैं इसमें, और फ्री जांच कैंप भी है, यहाँ पर दवा वितरण भी है जी। ज़्यादा त्वरण हो चुका है और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, गीत भी हुआ, तराना भी हुआ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल बोले थे कि कभी अलग नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मदरसे में हर साल ध्वजारोहण होता है और जो मदरसा की इंतजामिया है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यौम जमहूरियत के बारे में कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना परिचय दे देते हैं और अपने बारे में बता देते हैं, मदरसा के बारे में और यौम जमहूरियत के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल हक, मैं दारुल उलूम गौसिया फैज़ान रज़ा का स्टाफ हूँ। हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर हमारे दारुल उलूम गौसिया फैज़ान रज़ा में झंडा फहराया गया। और यौम आज़ादी हो या यौम जमहूरिया हो,
हर साल हम लोग इस मौके पर दारुल गौसिया फैज़ान रज़ा में झंडा फहराते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए राष्ट्रीय जमहूरियत है। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर और जमहूरियत के मौके पर हम लोग झंडा फहराते रहेंगे। ये आइए और हम कुछ बात करना चाहते हैं स्पेशली में कि अभी देश का माहौल सभी को पता है, चुनाव आता है तो और देश का माहौल बिगड़ जाता है और इस सिलसिले में भागीदारी मांगी जाती है। बहुत अजीब लगता है कि अपनी भागीदारी बार बार बताना, लेकिन देश को जोड़े रखने के लिए, देश की सहिष्णुता बनाए रखने के लिए हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। जो देश के और भी बहुत से मसले हैं जिसको हमें विश्व गुरु बनना है तो उसमें इनोवेशन का काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, हर फील्ड में हमको डेवलपमेंट करना है। बट हमें अपने हिस्ट्री के पन्नों को भी देखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, हमारी आज़ादी में कितने मौलानाओं ने जिहाद किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कितने वो शहीद हो गए, उनका कोई नाम किताब में है नहीं, खासकर पढ़ाया भी नहीं जाता है, छुपाया भी जाता है। और बहुत से हैं जिनका नाम है, उनमें से चंद वो हैं जो अपने देश के लिए अपना हर एक आखिरी कतरा निछावर कर दिए हैं कि देश की एकता अखंडता बनी रहे और देश हमेशा की तरह डेवलपमेंट पे चलता रहे। तो हम शुरू करते हैं जब आज़ादी हमें मिली 1947 में, तो उसके बाद ही 1948 में ओलंपिक हुआ 1948 में। और ओलंपिक में जो हॉकी है हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसमें जो बहुत से प्लेयर थे उसमें लतीफ़ुर रहमान भी थे जो देश के लिए खेले। उस समय खेले जब हमारा देश विभाजित हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पे, इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, और इसको तोड़ने की बहुत कोशिश हुई है। सबसे पहली कोशिश की है ब्रिटिशर्स, जो बरतानिया साम्राज्य के लोग थे, वो सबसे पहले कोशिश किए कि इस देश को तोड़ा जाए। क्यों? हिंदू मुसलमान के नाम पे। 1947 में इसको तोड़ने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद भी 1948 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो वहाँ पे हमें लतीफ़ुर रहमान मिले जो हॉकी में खेल के इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए। उसके बाद हम थोड़ा 1983 का वर्ल्ड कप सबको पता है, उस पर अब हमको मूवी भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो विकेट कीपर थे वो भी मुसलमान थे। आपको हम नाम बता दें, सैयद किरमानी साहब थे जो विकेट कीपर थे, कपिल देव थे कैप्टन थे, और फास्ट बॉलर थे रोगल बिन्नी और बलविंदर सिंह। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग हैं जो देश के लिए लड़े, देश के लिए खेले, देश के लिए डेवलपमेंट का काम किया। हम APJ अब्दुल कलाम को भी नहीं भूल सकते हैं, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोल सकते हैं। उनको वो सपना देखे थे विजन 2022, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गिना सकते हैं। बहुत अजीब लगता है कि अपनी भागीदारी गिनाना, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बताएं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हम कितना किए हैं और कितना कर रहे हैं। और हमारे जो आर्मी का जो अभी अवार्ड दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े अवार्ड दिया जाता है, उनमें जो सबसे बड़ा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हो जाता है वो परमवीर चक्र होता है। और परमवीर चक्र अभी तक सिर्फ 21 लोगों को मिला है, 21 जवानों को मिला है जो देश के लिए अपने जान को निछावर किए। उनमें से हम कुछ लोगों को बताते हैं जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। विक्रम बत्रा, जिन पे हाल फिलहाल में मूवी बनी है, फिर निर्मलजीत सिंह, अल्बर्ट एक्का, फिर अबुल हमीद साहब को भी हम नहीं भूल सकते हैं जो हवलदार थे, जो अकेले पाकिस्तान के टैंक को वो निस्तनाबूद किए 1961 की जंग में। तो एक राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा शेर है, उसको हम बोल के इस बात को ख़त्म करेंगे कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। बातें करने का तो और दिल कर रहा है, बट अब यहाँ पे लगा है। अब अभी यहाँ पे हमारी टीम आई है सर्व इस्माइल फाउंडेशन के नाम से, जो मोस्ट ऑफ द टाइम गांव में जो लोग अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, बड़े डॉक्टर से इलाज नहीं करा पाते हैं, तो यहाँ पे 15-16 डॉक्टर अभी आने वाले हैं और उसका भी वीडियो हम अटैच कर देंगे। तो मिलते हैं। छोटे मेडिकल कैंप का शुरुआत हो चुका है, सभी 15-16 डॉक्टर थे वो आ गए हैं और गांव के लोग भी आ गए हैं, फ्री में अपना इलाज करा रहे हैं। तो पहले हम गांव के मुखिया हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद
पेशेंट से बात करेंगे। स्वागत है सर चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर अपना परिचय दे देते हैं, अब इससे तो गांव के मुखिया हैं और भी अपने बारे में कुछ बता देते हैं। मेरा नाम नईमुल हक सिद्दीकी हुआ। दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत ये पंचायत आता है। इस पंचायत का नाम है पिनरथू खुर्द, पंचायत राज पिनरथू खुर्द। और आप जहाँ ये शिविर लगा हुआ है, मेडिकल शिविर जो लगा हुआ है, ये दरौंदा प्रखंड का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम गौसिया फैज़ान रज़ा के नाम से ये मदरसा है। ये आवासीय मदरसा है। इसमें यतीम गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इसमें 10 स्टाफ हैं। ये सबका खाने पीने का और तमाम टीचर लोगों का तनख्वाह चंदे कैसे किया जाता है, आपके से हमसे उनसे लेकर के इस काम को किया जाता है। इस मदरसे का हम सेक्रेटरी भी हैं और इस मदरसे का फाउंडर भी हैं। और जो अभी फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे कि जो लोग महंगी दवाई और महंगे डॉक्टर को नहीं करा पाते हैं अपना इलाज उनसे, तो उन लोगों को कितना फ़ायदा है और उन लोगों के लिए और आगे क्या क्या हो सकता है? देखिए, जो लोग महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते हैं या अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, आज ये शिविर लगा करके जिला के सबसे अच्छे डॉक्टर्स, लेडीज़ जेंट्स, जो करीब 14-15 डॉक्टर आए हुए हैं, यहाँ के गरीब जनता आ करके उनसे फ़ायदा उठा रही है। अगर ये शिविर नहीं लगाया जाता तो गरीब लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। और बहुत पैसा भी लग जाता है शहर में जाने का और बड़े डॉक्टर से दवा लेने का, नंबर लेने का बहुत परेशानी भी होती है, तो बहुत सहूलत भी हुआ है। बहुत सहूलत भी हुआ है। आने जाने के जो खर्च लगता है वो सब बच गया है। पब्लिक बहुत खुश है और इन तमाम डॉक्टर्स और जो लोग मुफ्त में दवाएं बांट रहे हैं उनको तहे दिल से दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको और आगे बढ़ाए, ताकि ये इसी तरह से कैंप लगा करके गरीबों का सेवा करते रहें। आइए अब कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस फ्री मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाएं। जी, तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर हैं और कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं। उधर दिखा दो। डॉक्टर मुबारक अली है, PMCH में भी रहे हैं, डॉक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी एंड नस रोग विशेषज्ञ। फ्री में मेडिकल इनको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी एक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, डॉक्टर कफील अहमद, और यहाँ पे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओसामा समी, डिप्टी MU फिजियोथेरेपी। डॉक्टर अलका सोनी, गोल्ड मेडलिस्ट, वो नहीं है अभी। डॉक्टर साहब हैं, आइए खा लीजिए। मेडिकल के स्टूडेंट भी आप हैं और यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगा है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात कि इंसान की जो सबसे मूलभूत चीज़ें हैं वो दवाई और शिक्षा है, और इस फाउंडेशन में मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद है शिक्षा जो मेरे गाँव में बहुत लोगों को उन्नति के ऊपर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा हर किसी को मिले, और इसीलिए हमको लगा कि उसको बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन की ज़रूरत है जो इस पर काम कर सके, क्योंकि मैं खुद एक छात्र हूँ और मेरी पढ़ाई भी चल रही है। इसकी वजह से मैं कंटिन्यू यहाँ पर मेहनत नहीं कर पाता। मुझे लगा कि ये फाउंडेशन काम ये कर देगा, फाउंडेशन से जुड़ा भी कुछ दिन पहले ही, और मेरी उम्मीद से ज़्यादा फाउंडेशन ये काम कर रही है। अभी हम लोग हमारा गाँव में है और यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर पेशेंट आए हुए हैं और मुफ्त लाभ उठा रहे हैं। कोई भी रुपये का चार्ज नहीं है और बहुत खुशी से आके ये सब फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए हम अपने टीम मेंबर को सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी आप अलहमदिल्ला आगे चल के डॉक्टर बन जाइएगा आप लोग दोनों भाई।
तो क्या कभी अभी ऐसा मौका है कि आप मरीजों को देखने के लिए जो गरीब मरीज होंगे उनको आप डिस्काउंट दें या उसको फ्री में इलाज कराएं? ऐसा सेवा करने का तो और अभी कैसा फ्यूचर में अगर कैंप लगे तो आप भी जाने की कोशिश करेंगे? सबसे पहली बात कि मेरा मेन मोटिव ही यही है, क्योंकि हमारे यहाँ दवा इतनी महंगी है कि कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरा मेन मोटिव यही है कि दवा को पहले सबसे सस्ता करेंगे और उसके बाद शिक्षा पर मेहनत करेंगे। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो शिक्षा पर रहेगी। शिक्षा को सस्ता करेंगे और सबको शिक्षा इंशाल्लाह जितना हो सके उनसे सबको पहुँचाएंगे। अभी हाल फिलहाल में मेरी कुछ स्टडी चल रही है तो उसमें हम हाल फिलहाल में पढ़े हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ एसेट इफ़ वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ एंड एजुकेशन एज वेल एज पॉपुलेशन इज़ लाइबिलिटीज इफ़ वी हैव बैड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ एंड एजुकेशन। सो इन शॉर्ट जो भाई बोले हैं कि शिक्षा और चिकित्सा, अगर से ये दोनों चीज़ हमारी मजबूत रहेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और सर्व स्माइल फाउंडेशन भी यही काम कर रही है। यहाँ पे चिकित्सा पे भी काम हो रहा है और शिक्षा पे भी काम होता है। तो आप अपने लेवल पे अगर से आप कोशिश करें, आसपास में हैं, कोई कांटेक्ट में है, कोई एनजीओ काम कर रहा है तो उस कांटेक्ट में उस एनजीओ से जुड़ के आप काम कीजिएगा। एक अंडर द अम्ब्रेला आदमी काम करता है तो बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। और अगर से आप जुड़ नहीं सकते हैं तो इंडिविजुअल भी आप जितना हो सके अपने हैसियत के हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से आप बढ़ चढ़ के शिक्षा और चिकित्सा में योगदान दें।